इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव वर्ष पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया उद्घाटन। कहा, हम जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण के लिए कर रहे हैं काम। पटना में राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने की प्रेस वार्ता। सरकार पर मतगणना को लेकर उठाए सवाल। कहा, मतगणना की पूरी प्रक्रिया को भी करवाया जाएगा धीमे। दिल्ली में हुए विस्फोट पर बोली पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। कहा, हमारे देश को बेहद सतर्क रहने की जरूरत, हमें खुद को कट्टरपंथ से बचाना होगा। दिल्ली धमाके के बाद जोधपुर में भी हाई अलर्ट जारी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। धार्मिक स्थलों पर बढ़ाई तैनाती। संदिग्ध वाहनों पर रखी जा रही है पैनी नजर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनजातीय गौरव वर्ष पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं। हम जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण में योगदान देने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार काम कर रहे हैं। समुदाय मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। सभी समुदाय के सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सबके लिए ये और आनंद का विषय है, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश दोनों सरकारों यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सूत्रबद्ध रूप से बहुत अलग प्रकार से लेकिन इफेक्टिव तरीके से मनाने के लिए कृत संकल्पित है। और ऐसे में एनजीओ जो अलग अलग हमारे देश भर में प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनका आकर के एकत्र होना और दिन भर विचार मंथन करना। मैं कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूं, मुझे मालूम है कि वो हमारा अमृत मंथन का हजारों लाखों साल पुराना वो घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में बाकी सारी बातों में न जाते हुए, लेकिन मंथन से तो हमको मालूम नवनीत निकलता, मक्खन निकलता है। तो आपके सबके बैठने से, विचारों के प्रवाह से, अपने अपने अनुभव से, अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से आप एकत्र आए हैं, आपकी आज का यहाँ आना, दुनिया के अंदर कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है। वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है, जिसके कारण से हमारे लिए वो भोले भाले भले अपनी मस्ती के साथ जीने वाले, इस संसार के उथल पुथल से अलग हट करके अल्हड़ मस्ताले, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जिस ढंग से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मंत्री जी ये भी नवाचार के धनी है और ये उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से, और जनजाति वर्ग के साथ जुड़ करके भी लगातार अजय योद्धा। जब से हमारे चुनाव के मामले आते हैं, चुनाव में कोई जीते न जीते, लेकिन विजय शाह जीतेंगे ये पक्का है, ये हमारी उसका आनंद भी है। और आपके प्रयोग भी बहुत गजब गजब है। जो आप कभी अंदाज लगाओ, मैं कभी इनका विजय भैया के कार्यक्रम में जाता हूं तो जनजाति वर्ग के साथ जोड़ के खड़ा करना
मुझे नहीं मालूम कि वो सही होगा कि गलत होगा, लेकिन ये हर एक किसी की मदद करते हुए लोगों के जीवन में काम आने के लिए, और जब शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी होकर दिखते हैं तो उनको समाज के सामने लाकर प्रतिष्ठित करने का काम भी आप करते हैं। अगर सरकार की अनुदान की व्यवस्थाओं से डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरों को मंच पे ला करके आला भेंट करके आपका सम्मान करने का तरीका भी माला पे तो भारी पड़ता है, ये पक्का है। माला का तरीका कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे गरीब वर्ग से निकल करके उनके माता पिता के सामने बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपनी भाषा में उनसे अनुभव कराना, उनकी भाषा में बुलवाना और उनके लिए गए अनुभव से बाकी को प्रेरणा देना, ऐसे एक नहीं कई अलग प्रकार से महेश शर्मा जी भाई साहब जल संरक्षण को लेकर अद्भुत काम कर रहे हैं, जिनके आधार पर पूरा हमारा जो मालवा का चंबल के समान सूखा बेल्ट था, लेकिन ये आज हरा भरा अलग प्रकार से बन के खड़ा हो रहा है। तालाब भी बन रहे हैं, अलग अलग आयामों पे काम हो रहा है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की तो भावना ही बहुत अच्छी है, और लेकिन जो हमारे डिंडोरी का प्रोजेक्ट मैं देखता हूं, मैं डिंडोरी का प्रभारी भी था। वास्तव में वो डिंडोरी के प्रोजेक्ट के माध्यम से भी लाल को लाल सलाम करने वाला बेल्ट है वो, जिसमें आज नक्सलाइट मूवमेंट के आधार पर कई सारी कठिनाइयां बढ़ती है, लेकिन आप सभी एनजीओ से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आप सब जो काम कर रहे हो, सरकार आपके सबके साथ खड़ी है। ये हमारी प्रतिबद्धता भी हमारे लिए, हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए, इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है, उनके द्वारा किए गए समाज के जनहितैषी कामों को जनता के सामने लाना, और न केवल उनका बल्कि रघुनाथ सा, शंकर सा, इधर से टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने स्थापित किया। टंटिया मामा का वो जो संघर्ष उस काल का, लेकिन वो भी हमने खरगोन जैसे ट्राइबल के बेल्ट में भी उसी भाव को रेखांकित करते हुए, और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम। लेकिन आज जब सच में सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं खड़ी नहीं होती है तब तक उस काम का आनंद नहीं आता। सरकार का अपना एक तरीका होता है, कई बार सरकार की व्यवस्था रोबोट की तरह होती, जिसमें सारे सिस्टम तो है लेकिन आत्मा नहीं है, और मुझे मालूम है आत्मा आपके माध्यम से आती है, आत्मा से जीवन मिलता है और जीवन जीवंत होता है। उसका एहसास कराने के लिए जब तक सामाजिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते, हमको कई सारी चीजों के अंदर की कठिनाइयां समझ में नहीं आती। सरकारी चश्मे के नंबर से बड़ा मुश्किल जाता है, दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, उसका एहसास होता है। और आप सब दोनों भाव के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। सरकार भी आपके साथ खड़ी है और असरदार आप लोग हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब करना मैं जल्दी जा रहा हूं, मुझे आज लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए आज उनकी 1500 की राशि का बड़ा कार्यक्रम है। हमने कमिटमेंट किया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में हम लगातार काम करेंगे, तो ये बड़े कार्यक्रम के कारण से मैं विलंब से इसकी क्षमा भी चाहता हूं, और बाकी कार्यक्रम चलता रहेगा। माननीय मंत्री जी पूरे समय दिन में रहेंगे, माननीय गवर्नर साहब उसका समापन करेंगे, जो नियत कार्यक्रम वो सब करिए। इसलिए क्रम तोड़ के मैंने बोलने की धृष्टता की, उम्मीद है आप क्षमा भी करेंगे और मुझे जाने की आज्ञा देंगे। भारत माता की। पटना में राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशासन के लोगों पर दबाव डालने की जो रणनीति है उसे हम, आप और बिहार के सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया को धीमा करवाया जाएगा। जहां बम ब्लास्ट और अन्य घटनाएं हुई वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग सेना से बिहार के सभी जिलों में फ्लैग मार्च तक करवाएंगे ताकि लोगों में दहशत पैदा हो सके। प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम, आप, बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर में पैदा करेंगे,
जहां बम ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। कोलकाता में हाल ही में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि हमारा पड़ोसी तबाह और पराजित हो चुका है। वो दर्द सहने के लिए ऐसी गतिविधियां चलाएगा। ये सब पैसे के लिए है। हमारे देश को बेहद सतर्क रहना होगा और खुद को कट्टरपंथ से बचाना होगा। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हमें अपने पड़ोसियों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। सभी राज्यों की पुलिस को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये जाने वाले नहीं अभी देश से, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत दुखी है, परेशान है, हार चुका है, टूट भी चुका है। तो जो पड़ोसी है वो कैसे दर्द सहे जब तक ये चलाता न रहेगा। और साथ में ये मनी पावर है, ये जो ग्रुप्स हैं ये पैसा है, पैसा का खेल है। क्योंकि अगर ये टेरर नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। तो ये तो चलता रहेगा। हमारे देश को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन से बचेगा, अपने फेथ को टेरर के लिए नहीं अटैक करेगा, अपने फेथ को अच्छे कर्मों के लिए करेगा। जब तक ये समझ नहीं बढ़ेगी ये टेरर अटैक होते रहेंगे। हमको बहुत समझदारी से इस देश की पुलिसिंग करनी है। और मैं समझती हूँ इंटेलिजेंस तो है, पुलिस का रोल बड़ा जबरदस्त है इन्वेस्टिगेशन में, फोरेंसिक्स में, प्रिवेंशन में, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग का इस वक्त सवाल है। हम अपने अपने पड़ोसी का ध्यान रखें कि क्या कर रहा है हमारा पड़ोसी। ये इतना सादा सामान इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता है। तो प्रश्न पूछना पड़ेगा गांव के प्रधान को, एक RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, एक प्रधान को, कि क्या ला रहे हैं तो तुम मकान का, तू तो रहने के लिए आया था, तो गोदाम बनाने के लिए क्या गोदाम में डाल रहा है। ये प्रश्न जब तक हम पूछेंगे नहीं, और अगर प्रश्नों का आंसर आपको सही नहीं मिलता, सही समय से पुलिस को इन्फॉर्म करो। ये अब कर्तव्य है हमारे देश का। अगर कोई विद्रोह, अगर कोई गद्दार नहीं रह रहा इस देश में, ये गद्दार है। अगर गद्दार देश में रहते हुए भी गद्दार बनता है तो फिर हम इन गद्दारों को पहचानना पड़ेगा। गद्दार कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर गद्दारी करता है देश में ही पढ़ता है, देश में सारे बेनिफिट्स लेता है और देश को मारता है, तो इसका इलाज पड़ोसी अच्छा, अलर्ट पड़ोसी। कौन किसको मकान दे रहा है किराए के लिए, कौन किसको गोदाम दे रहा है सामान लखाने के लिए, कौन पड़ोसी रह रहा है कि ये सामान इकट्ठा कर रहा है, ये खतरनाक है। तो इसलिए मैं समझती हूँ अब एक तरफ तो लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस सरकार का काम कर रही है और दिखता है कि कैसी जोर से कर रही है। दूसरी चीज है कि सारे स्टेट्स मिल के काम करें, जैसे यूपी पुलिस, JNK पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान, ये जो एरिया पुलिस है, ये सारे एरिया पुलिस अपने आप इकट्ठे मिलके काम करें, इंटेलिजेंस को इकट्ठा जैसे अभी हुआ है। तो मैं समझती हूँ एक तरफ पुलिस मिलके काम करे, दूसरी तरफ कम्युनिटी पुलिसिंग करे, जो अपनी अपनी जिम्मेवारी ले, अपने और देशभक्ति का इम्तिहान पास करे। ये गद्दारों को ढूंढना अब हमारा कर्तव्य है, उनके ऊपर नजर रखना और पुलिस को इन्फॉर्म करना। अब चुनौती ये है। दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद जोधपुर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्तालय के निर्देश पर विशेष सतर्कता बरती गई। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों और धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस उच्च अधिकारियों ने भी एहतियात के तौर पर सभी थानाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
एक्चुअली पुलिस मुख्यालय और श्रीमान कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार ये उम्मीद हॉस्पिटल रोड और उम्मीद हॉस्पिटल और अशोक उद्यान के आसपास विस्तृत रूप से चेकिंग की गई और पाल बालाजी मंदिर के आसपास भी कोई काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ कोई इस प्रकार का संदिग्ध व्हीकल्स है दूसरे हो या संदिग्ध लोग हो, कहीं आवागमन हो, तो उनके लिए सर्च की गई और काफ़ी जाते ने सर्च की गई। और यहाँ पे चोरी की घटनाएं दूसरी भी काफ़ी होती रहती है और पहले भी उम्मीद हॉस्पिटल दूसरे से चोरी के व्हीकल्स बरामद हुए। लोग एक जगह से चोरी करके या पार्किंग में नकली कर देते हैं, 2-3 दिन बाद लगाते हैं, ले जाते हैं। तो इस प्रकार जगह जगह पर सर्च करके संदिग्ध व्हीकल्स और संदिग्ध लोगों की पहचान के प्रयास किए गए। सर, ऐसी घटना के बारे में लोगों को एहतियात बरतने के दौरान क्या मैसेज दिया गया? ये सभी लोगों को, जो लोग हमारे को मिले हैं, उनसे संदेश की कोई भी व्यक्ति ऐसे संदिग्ध या कोई भी ऐसी वस्तु जो रखी हुई हो जिसके बारे में जानकारी नहीं हो तो हाथ नहीं लगावे। कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करे या जो भी निकटतम थाना है उसको सूचित करे। जो भी पुलिस अधिकारी किसी के भी नंबर पर उनको वो सूचना दें। और जो भी कोई भी इस प्रकार का अजनबी व्यक्ति या अनजान व्यक्ति जो उस एरिया के या उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हो, आपको लगता है कि ये व्यक्ति कहीं बाहर का हो सकता है या संदिग्ध हो सकता है, तो उसको वेरीफाई जरूर करना चाहिए। उस वेरीफाई करने के लिए संबंधित थाने को कंट्रोल रूम के माध्यम से किसी भी माध्यम से फोन जरूर करना चाहिए। बीकानेर में आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञ भाग लेंगे और अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान प्लेटलेट्स की कमी, बोन मैरो जांच, ब्लड कैंसर जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में लगभग 300 डॉक्टर हिस्सा लेंगे और विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जबकि दूसरे दिन 16 नवंबर को विशेष वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी। नमस्कार, मैं योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज़ संभाग बीकानेर आपका स्वागत करता हूं। 15 और 16 को मेडिकल कॉलेज और कैंसर विभाग जो कि मेडिकल कॉलेज में है उसके संयुक्त तत्वावधान में एक HB कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन समिति की जो सचिव हैं डॉक्टर पंकज टांटिया, वो हमें बताएंगे कि किस तरह का आयोजन है और इससे मरीजों को किस तरह फायदा पहुंचेगा। जी सर, स्वागत है आपका। बताएं कि किस तरह का आयोजन दोबारा से आप करने जा रहे हैं सर। थैंक यू वीर जी। ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें देश के जगह जगह से जो ब्लड कैंसर और रक्त रोग विशेषज्ञ हैं वो इसमें भाग लेंगे। 15 से 20 स्पीकर्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं। तो वो अपना व्याख्यान देंगे। 300 से 400 डॉक्टर्स हैं इसमें रजिस्टर्ड, जो इन्हें सुनेंगे, इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे और अपने मन में जो भी दुविधाएं हैं उनको दूर करेंगे। तो इसके सबसे पहले क्रम में हैं हमारे डॉक्टर MB अग्रवाल साहब हैं मुंबई से, जो हेड हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के, और भी कुछ हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छे पद पे हैं। तो वो भारत और दुनिया के, मैं कहूँगा, सबसे बड़े हेमेटोलॉजिस्ट हैं और वो अपना व्याख्यान देंगे। इसके अलावा डॉक्टर राहुल भार्गव जी, जो ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। अभी तक वो 1000 से ऊपर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भारत में कर चुके हैं और कई सेंटर्स के हेड हैं वो। तो वो भी अपना व्याख्यान देंगे प्रेगनेंसी के अंदर हेमेटोलॉजी को कैसे हम सही कर सकते हैं, ब्लीडिंग को या किसी को भी। इस बार पहली बार हमने गायनेकोलॉजी से संबंधित जो प्रसूति हम कहेंगे उस विभाग से संबंधित भी हमने हेमेटोलॉजी के लेक्चर रखे हैं, कि जिससे हम ये पता लगा सकें कि बच्चा पैदा होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको PPH कहते हैं, जिससे ज़्यादातर महिलाओं की मौत हो जाती है। तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसमें क्या नए इलाज संभव हैं, उस बारे में भी व्याख्यान किया जाएगा। जांच के विषय में बात करने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं डॉक्टर तेजेंद्र सिंह जी, जो पैथोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। इसके अलावा हैं डॉक्टर शशि बंसल जी, जो जयपुर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के अंदर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं। तो इस तरह से और भी कई बड़े डॉक्टर्स हैं जो आ रहे हैं। कुछ बच्चों के ब्लड कैंसर के भी डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र कटेवा जी हैं, डॉक्टर पायल मल्होत्रा जी हैं। तो ये सब इसमें भाग लेंगे, अपने अपने व्याख्यान पढ़ेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे कि दूसरे डॉक्टर्स को नॉलेज मिले, गाइडेंस मिले और उनके जो भी सवाल रहेंगे उनका वो जवाब देंगे। इसके अंदर बीकानेर और आसपास के जितने भी फिजिशियंस हैं, हेमेटोलॉजिस्ट फिजिशियंस हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, वो सब इसमें अलग अलग जो फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं वो सब इसमें भाग लेंगे, क्योंकि हेमेटोलॉजी सभी से जुड़ी हुई है। जैसे हम कहते हैं कि एक फिजिशियन के लिए एक ECG होता है, वैसे हेमेटोलॉजी के लिए CBC होता है। ठीक है,
सीबीसी के ऊपर एक अकेले सीबीसी के ऊपर एक बहुत बड़ा व्याख्यान है जो जिसमें मैं भी उसमें एक व्याख्यान दूंगा सीबीसी के ऊपर, और भी कई लोग हैं जो सीबीसी पे व्याख्यान देंगे उसके अंदर। जी सर, ये आयोजन पीबीएम हॉस्पिटल में पहली बार होने जा रहा है? इस तरह के आयोजन पहले भी हुए हैं या भविष्य में कुछ अपग्रेडेड प्लान है? पहले भी 2 बार इस तरह के आयोजन हो चुके हैं। सबसे पहले 2022 में डॉक्टर परविंदर सिरोही जी और हमारे अभी के प्रिंसिपल डॉक्टर सुंदर वर्मा जी के अध्यक्षता के अंदर ये किया गया था, और उसके बाद में जो पिछले साल मैंने भी एक ऐसा ही सेम आयोजन करवाया था जो बहुत ही सफल रहा था। बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिला था, जिसका हमने एक देखते हुए हमने इस साल वापस से इसको आयोजन करने का फैसला किया। जी। तो एचबी कॉन्क्लेव का मतलब ही यही है कि एच फॉर हीमोग्लोबिन, हीम, और बी मतलब बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो जिससे कि हम दोनों को इसको जोड़ सके, क्योंकि पीबीएम में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन हुआ है और बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। अब तक 57 सफल ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और आगे भी ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए दोनों के व्याख्यान समय के साथ अपडेट लोगों को होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने इसको आयोजित किया। जी। दूसरे दिन, जैसे पहले दिन तो रिद्धि सिद्धि महाराजा हॉल के अंदर सेशन चलेंगे, लगभग 25 सेशन है, तो वो अलग अलग स्पीकर्स देंगे। और दूसरे दिन सुबह सुबह डॉक्टर शशि बंसल मैडम वो पैथोलॉजी को लेके अपना व्याख्यान देंगी और एक वर्कशॉप करेंगी, जिसमें जितने पैथोलॉजिस्ट हैं उनको डॉक्टर शशि बंसल और डॉक्टर रितिका अग्रवाल वो उसके अंदर उनको सब बच्चों को सिखाएंगी कि किस तरह से आप स्लाइड्स देख सकते हो, स्लाइड में क्या नई चीजें आजकल आई हैं जो आप देख सकते हो, क्या नई जांच है जो आप, जैसे आईएचसी का अभी बताया गया था कि अपने यहाँ मशीन लगी है नई, तो उसका हम कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और मरीज की जांच और रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दे सके और उसको बता सके कि तुम्हारे कोई बीमारी है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अपना इलाज शुरू कर सके। क्योंकि कैंसर में एक बात हमेशा कही गई है कि समय ही जिंदगी है, तो हमें जल्दी से जल्दी बीमारी को पकड़ना होता है और उसका ज्यादा से ज्यादा अच्छा इलाज करना होता है। और इलाज के विषय में मैं ये कहूँगा कि कैंसर में एक बात हमेशा लोग बोलते हैं कि जो पहला इलाज होता है, फर्स्ट हिट, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर 85 to 99% तक बीमारी ज्यादातर लोगों में चली जाती है। फर्स्ट हिट इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे केसेस में अगर हम इलाज के लिए अपग्रेड हो जाएंगे कि सबसे पहला इलाज कौन सा अच्छा है, तो हम मरीज को और बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, उनकी जिंदगी को और बेटर बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। जी। तो ये सर अवेयरनेस जैसे है कि अगर वहाँ डॉक्टर्स जैसे अवेलेबल रहेंगे, और आप बता रहे हैं कुछ स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, पर ये जो कम्युनिकेशन होगा या जो अवेयरनेस वो लोग दे के जाएंगे, उसको आम जनता कैसे पहुंचाया जाएगा? देखिए, एक चिकित्सक जब एक मरीज का इलाज करता है, अगर उसके जहन में उसको पता है कि ये सीबीसी को देख के मैंने जो वहां पढ़ा था वो मेरे को इसमें ये मिल गया, तो तुरंत उनको बता देगा कि यार भाई आपके ना ये बीमारी लग रही है, ऐसे बात है, मैं इसकी जांच कराता हूँ, आ गई तो मैं आज ही आपका इलाज चालू कर दूंगा। वरना क्या होगा, उसमें लिखेगा पहले जांचों की लिस्ट, आप पहले ये करा के लाइए, अंदर से रिपोर्ट आएगी तब बात करेंगे, तो वो 2-3 दिन पे चली गई। ठीक है, तो जब हम सिर्फ एक सीबीसी के बेस पे हम आपको डायग्नोस अगर कर देते हैं कि यार आपको तो ये बीमारी हो सकती है, नए पैरामीटर जो आए हैं अभी सीबीसी के, तो उसके अंदर ही जैसे हमने पकड़ लिया, ये डॉक्टर रितिका अग्रवाल सीबीसी पे देंगी जैसे, तो उन्होंने ये बताएंगी पूरा तो आपको उसके लिए बड़ी जांच की आवश्यकता नहीं है, छोटी जांच के अंदर ही आपका सारा काम हो गया। ठीक है, वैसी स्लाइड्स है, कई बार स्लाइड लगता है यार ये तो स्लाइड नॉर्मल लग रही है, ठीक है, कुछ छुपी हुई चीजें होती हैं जो हम कई बार देखो नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो जो बाहर से शशि बंसल मैडम आ रही हैं, वो इनको यही सिखाएंगे कि हाँ आपको इस स्लाइड में अगर ये सेल दिखते हैं, ये नॉर्मल दिखते हैं, तो नॉर्मल होते नहीं है, हमें इस पे ये जांच लगा के चेक कर लेना चाहिए कि नॉर्मल है कि नहीं है, जिससे कि उसका डायग्नोसिस गलत नहीं हो जाए, डायग्नोसिस लेट नहीं हो जाए। तो डिलेड डायग्नोसिस इज ऑलवेज मतलब ये हमेशा नुकसानदायक रहता है मरीज के लिए। अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू लाइफ। जी सर, जी। तो ये थे डॉक्टर पंकज टाटिया, एचबी कॉन्क्लेव का जो आयोजन होने जा रहा है उसके मुख्य सचिव। मैं योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज, संभाग बीकानेर। धन्यवाद। जोधपुर के एक विद्यालय में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह पे निरूपा पटवा ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पुरस्कार और मेडल भी वितरित किए। कार्यक्रम में बालिकाओं ने स्वागत गीत और दीप प्रज्वलन के साथ रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य मीना बोहरा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। नमस्कार,
मेरा नाम निरूपा पटवा है और जाइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज़ की अध्यक्षा हूँ। समाज सेवा के, मानवता के विभिन्न प्रकार के कार्य के साथ साथ हम लोग जागरूकता अभियान में भी सहयोग करते हैं। प्रशासन के संग और विभिन्न प्रकार के कई आयोजनों में भी हम लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। उसी प्रकार महिलाओं के, बालिकाओं के उत्साहवर्धन के लिए भी कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। आज मैं राजमहल स्कूल गुलाब सागर में अतिथि के रूप में यहाँ बालिकाओं के मनोबल में वृद्धि करने के लिए उपस्थित हुए हैं। राजमहल स्कूल गुलाब सागर में सांसद खेल महोत्सव जो कि 3 दिवसीय आयोजन था, उसमें जीतने वाले सभी बालक बालिकाओं का मोमेंटो और मेडल देकर, शील्ड देकर उत्साहवर्धन किया गया। जैसा कि आपको ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसमें कि फिट इंडिया युवा विकसित भारत, ये एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खेलों के माध्यम से अपने आप को हष्ट-पुष्ट और मानसिक और शारीरिक विकास करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि सभी स्कूलों में आदेश दिया गया है और उनको सभी स्कूल वालों ने इम्प्लीमेंट किया है। उस आदेश के तहत सांसद खेल महोत्सव जो कि 3 दिवसीय 7, 8, 9 नवंबर को सभी स्कूलों में आयोजित किया गया था। और आज मैं यहाँ राजमहल स्कूल में उपस्थित हैं हम सभी सदस्य और बालिकाओं का मनोवर्धन कर रहे हैं। लगभग सारे तरह के खेल, खो खो, कबड्डी, सभी प्रकार के खेल जिनमें बच्चों ने प्रतिभाग लिया और उनमें लगभग 120 के आसपास बच्चों ने अपना दमखम दिखाया और विजयी हुए हैं। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, वहीं आज अतिथि के रूप में मुझे आने का अवसर मिला, वो मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य है। ऐसा गौरव का पल मेरे लिए अभिभूत कर देने वाला था और भगवान से प्रयास करूँगी, दुआ करूँगी कि इसी प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और हम मानवता के लिए ये कार्य करते रहें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।